औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं क्लिस टीवी और मैं हूँ मिसबाहुद्दीन शेख। रमज़ान से लेकर ईद के तीसरे दिन तक जो हमारे शहर कराची में वाक़यात पेश आए, जिसमें लाखों लोग, इस दफ़ा हज़ारों नहीं, सैकड़ों नहीं, लाखों लोगों को लूटा गया और सैकड़ों की तादाद में लोग कत्ल हुए। और इस दौरान जो हमारे सिक्योरिटी इदारों ने अपनी कार्रवाइयाँ अपने मुंह से बताईं, अपनी गलतियाँ ये जाहिर करी कि हाँ भाई वो कराची वालों के साथ नहीं है, इस पर बात करेंगे। और जितने भी लोग इसके शिकार हुए हैं, उसमें से शिकार होने वाले कौन थे, किनकी तादाद ज़्यादा थी और शिकार करने वाले कौन थे। हम इल्ज़ाम तो लगा देते हैं कि हम सिंधी पे इल्ज़ाम लगाते हैं। सबसे बेसिकली जो हमारा पॉइंट है वो कराची वाले इल्ज़ाम लगाते हैं कि सिंध से ज़्यादा लोग आ रहे हैं, जबकि इस दफ़ा ऐसा नहीं हुआ। इस दफ़ा जकेतों की तादाद सराइकिस्तान से सराइकी लोग ज़्यादा थे और जितने भी लोग पकड़े गए उसमें से आप किसी का भी वीडियो उठा कर देख लें तो उसमें इन्हीं लोगों की तादाद ज़्यादा थी। तो इस पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं ईद के तीसरे दिन जो वाक़या हुआ बंसरोड पर। बंसरोड पे वाक़या हुआ ईद के तीसरे दिन एक चाय के होटल पे, जो रात को 10 बजे के बाद हुआ। वाक़या लोग सिर्फ इतनी बात जानते हैं कि वहाँ खातून बैठी हुई थी और उन पर तशद्दुद हुआ, और उन पर जो तशद्दुद हुआ उसके पीछे जो अनासिर थे, जो मामला थे, लोग अपने अपने तरीके से बयान कर रहे हैं। बंसरोड मेरा एरिया है, इस वजह से मुझे इसकी तफसील ज़्यादा मालूम है। तो जब मैंने मालूमात करी तो उसका जो सारा निचोड़ निकला वो ये था कि ये बदला लिया गया रमज़ान के मामलात का। रमज़ान में एक वाक़या होता है बंसरोड पे, इसी होटल के इर्द गिर्द। वो वाक़या ये था कि उसमें कुछ जेब कतरे, और जो जेब कतरे होते हैं जिसमें ज़्यादातर लोग वो हैं जो हाथों पे इदाबन और रुमाल वो किताबें लेके बेचते हैं। और ये कौन है, ये भी सराइकी हैं। मैं इनको सिंधी इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि इनसे मेरा वास्ता पड़ा है और मैं तो देखता हूँ काफ़ी जामा क्लास में भी ऐसे केस पकड़े गए। रमज़ान में एक वाक़या होता है, उसमें ये होता है कि वो जेब कतरा पकड़ा जाता है। इसी होटल पे कुछ लड़के बैठे हुए होते हैं, वो आके उनको पकड़ते हैं और मारते हैं। उस टाइम तो मामला हो गया रफा दफा। अब ईद के दिन तीसरे दिन क्या हुआ कि 6-7 बजे से एक दो खातून वहाँ उस होटल पे बैठी हुई थी। चाय का होटल है और ये रिवाज है, चाय के होटल पे हमारी ख़वातीन अपनी फैमिली के साथ एक लिमिटेड बैठती हैं, और या तो गाड़ी में होती है या अगर टेबल लगी होती तो बिल्कुल अलग लगाई जाती है वो टेबल, और चाय पी के चली जाती है। ये हमारे शहर कराची के जो दस्तूर है वो ये है। अब वो 6-7 बजे से बैठी हुई थी। 10 बजे आके उस चाय के होटल वाले ने बोला कि भाई हमारा काम डिस्टर्ब हो रहा है, आप जो है यहाँ से खड़े हो जाए, काफ़ी देर से बैठे हैं आप लोग। अच्छा, वो चाय के होटल वाले भी देख रहा था और पब्लिक भी शिकायत कर रही थी कि ये खातून यहाँ कहीं गलत काम हो रहा है, यानी कि नंबर देना लेना वाली जो कहानी थी। अच्छा, ये जो वाक़या हुआ उसके बाद इस इतनी सी बात को लेकर वहाँ जो अचानक से लोग आए जो फील्डिंग लगा के बैठे हुए थे, उन्होंने आके होटल वालों को इर्द गिर्द जो लोग बैठे हुए थे उनको मारना शुरू करा, और फिर वो जाहिर सी बात है इलाके के लोग थे वो भी जमा हुआ, फिर हाथापाई शुरू हो गई। तो उस मामला को किसी ने कुछ रंग दिया, किसी ने कुछ रंग दिया, जबकि वो जो मामला थे वो सारे ये थे कि उन्होंने आकर बदला लिया। अब इसके पीछे सवाल पैदा होता है कि ये कौन थे। ये वही लोग थे जो कराची में सिक्योरिटी के दावेदार बन के 2016 के बाद 15 के बाद जिन्होंने कराची पे आके काबिज हुए और यहाँ कराची को पंजाबिस्तान या सराइकिस्तान बनाने की कोशिश करी है। हर जगह आपको सराइकी नज़र आएगा। ये फ्रूट वाले भी हैं, ये चोर भी हैं, डकैत भी, हर जगह आपको नज़र आएंगे। और इनके पीछे वो लोग हैं जो कराची में अपने आप को सिक्योरिटी के दावेदार बोलते हैं। अब इस पर फैसला हमने करना है, कब तक हम लोग दलील होते रहेंगे और मार खाते रहेंगे। चोरियाँ ये लोग कर रहे हैं, हम लूट रहे हैं। टैक्स हम लोग देते हैं, हम बर्बाद हैं। हम इनको भत्ता दे रहे हैं, हर लिहाज से हमारी नस्लें बर्बाद हैं, और हमारी नस्लों को बर्बाद करने के लिए इन्हीं के बड़े बड़े जो दावेदार हैं, सिक्योरिटी के दावेदार बनते हैं। इन्हीं के बड़े बड़े ऑफिसर जो हैं वो कराची में मंशियात के कारोबार को फ़रोग़ दे रहे हैं। पूरे पाकिस्तान से अगवानी को निकाल दिया, कराची में नहीं निकाला गया। क्यों नहीं निकाला गया कराची से?
कराची में जो मंशियात का कारोबार है वो इन्हीं के थ्रू किया जा रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या कराची को अफगानिस्तान बनाना चाहते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। कराची को अफगानिस्तान, सराइकिस्तान, पंजाबिस्तान सब बनाना चाहते हैं, लेकिन कराची वालों को किसी भी तरीके की सहूलत मैसर नहीं होगी। कराची वाले इतने बेहिस हो गए कि अपने हक़ के लिए नहीं निकलते। मुझ समेत हम सोशल मीडिया पर हंगामा करते हैं लेकिन रोड पर नहीं निकलते, और रोड पर निकलने की कोशिश करते हैं तो तना की FIR कट के उसको फंसा दिया जाता है। जिसकी एक मिसाल है कि अभी ईद के दूसरे तीसरे दिन एक वाक़या हुआ गुलशन इकबाल में। आज ईद के पहले दिन जो हुआ, वो लड़के को डकैतों ने मारा। डकैत लूट रहे थे, उसको आके फिर डकैतों को जिसने फायर करके मारा, तो FIR किस पे हो गई? जिसने मारा। अब ये सवाल तो पैदा होता है उन पुलिस वालों पे कि तुम्हारे एरिया में जो डकैती हो रही थी, इनके पीछे तुम्हारा क्या लेना देना था? एक इसी तरह शराब बोर्ड पे डकैत पकड़ा गया, उसने बताया कि उसकी टीम चल रही है और वो SHO को कितना पैसा देता है हर हफ्ते। तो ये सारे सवालात हैं। ये सवालात हम इदारों से इसलिए नहीं कर सकते, इदारे तो हमें सहूलत देंगे नहीं। हम कराची वाले सिर्फ और सिर्फ इनको टैक्स दे के पालने के लिए, पत्ता दे के इनकी अय्याशियाँ पूरी करने के लिए। सवालात पैदा होते हैं हम कराची वाली आवाम से, आप क्या कर रहे हैं अपने लिए? क्या आपने आने वाली नस्लों की हिफाजत के लिए कभी आवाज़ उठाई आपने? 90% लोग बोलते हैं यार छोड़ो, होने दो यार। जब अपने घर पे आता है तो फिर अपने घर पे लाश आती है या अपने घर वालों के साथ कोई वाक़या होता है तो फिर रोते हैं कि भाई हमारे साथ ये वाक़या हो गया। हम इतने बेहिस हैं, हम अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं और दूसरे की बारी पे सिर्फ अफसोस कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे 2 मैसेज चलाए, उसके बाद सब खामोश। अगर यही करते रहे ना तो आने वाली नस्लें आपकी मंशात के आदी हो जाएंगे, चोरी डकैती के निशाना बनते रहेंगे। और ये एक निशानी है, बिल्कुल आप उठा के देख लें। ज़्यादातर टारगेट बनाया गया है उर्दू स्पीकिंग के जवान लड़कों को, और वो लोग थे जो इंजीनियर, बैंकर, बिजनेसमैन, छोटा मोटा कारोबारी जो कराची से जिसका ताल्लुक था, उसको इसका निशाना बनाया गया। तो आपने कभी ये सोचा है कि डकैती की आड़ में आप लोगों का कत्ल किया जा रहा है और उस कत्ल में आपकी नस्लों को बर्बाद किया जा रहा है? टारगेट किलिंग का नया अंदाज बना लिया है और टारगेट किलिंग का नया तमाशा खड़ा कर दिया कि डकैती के बहाने लोगों को मारो, जबकि असल डकैत पकड़े जाते हैं तो वो कुछ दिन में जेल से बाहर आ जाते हैं। वो जज के सामने भी सबूत पेश नहीं होते और सारी मामला हो जाते हैं। अब जब कराची वालों ने अपने हाथ में अपने खुद ही तहफ़्फ़ुज़ अपने हाथ में लिया, अपना तहफ़्फ़ुज़, अपनी हिफाजत, तो अब कराची वालों को जो है दहशतगर्द बोलने का एक नया तरीका निकाल लिया। और फिर वो हमारे PSP वाले बोल लो या इनके पाकिस्तान वाले बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं आर्मी को बुलाया जाए। मेरा तो सवाल ये पैदा होता है, अब तक जितनी मरतबा आर्मी आई है, तो आप लोगों को ये बताओ कि उस आर्मी के बुलाने के बाद कौन से चोरों को, डकैतों को या किसी और लोगों पे ऑपरेशन हुआ है? ऑपरेशन तो हमेशा महाजिरों पे ही हुआ है। किसी भी तरीके से वो उर्दू स्पीकिंग है तो उसको दहशतगर्द बना दिया। याद है ना, 90 से लेकर 90 का ऑपरेशन, 92 का ऑपरेशन, वो अभी 2014, 15, 16 का ऑपरेशन, ये सारा जो हुआ, आप बता दो कितने गैर वो पकड़े गए जिनका ताल्लुक कराची से नहीं था? सारे ड्रामेबाजी ये चल रही है। और ये जो आवाज़ें लगा रहा है आर्मी को आने की, तो आर्मी तो खुद देख रही है। इसकी मिसाल ये है कि अभी भावल नगर में जो केस हुआ, एक आर्मी वाले को पुलिस वालों ने मारा, आर्मी वालों ने अपना जलवा दिखा दिया। ये जलवा आर्मी वाले खुद ही दिखा सकते हैं, सिक्योरिटी फराहम कर सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि कराची अगर 1 महीने के लिए बंद हो गया तो पाकिस्तान की सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी। 1 महीने में बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ कि 10 दिन में कराची के जो है ना पाकिस्तान का दिवालिया निकल जाएगा। अगर 10 दिन के लिए भी कराची बंद होगी तो दिवालिया निकल जाएगा पूरे पाकिस्तान का। ये सिक्योरिटी फराहम करने के लिए ये इदारों को सोचना चाहिए। और ये जो हमारे वो तारिक मसूद साहब ने ऐलान किया है कि 27 शब को बदुआ करो हुकूमत सिंध के लिए। हुकूमत सिंध के लिए क्या, बदुआ तो उन सब लोगों के लिए करनी चाहिए थी जो हमारे दुश्मन हैं, जो इन चोरों डकैतों को सपोर्ट कर रहे हैं, जो भत्ते ले रहे हैं, जो इनको चला रहे हैं और जो उनकी नस्लों से शामिल हैं। और हर उस शख्स के लिए बदुआ करनी चाहिए थी जो शख्स कराची का दुश्मन है, चाहे वो कोई भी हो। हाफिज़ मुनीर साहब आए थे, बड़ी लोगों ने दुआ की थी, अच्छा आर्मी छिपाया, लेकिन उसका रिजल्ट सबके सामने है कि हमारे के पास कैसी हुकूमत आई। खैर, ये सारे मामला चलते रहे। एक सवाल पैदा होता है, अभी वीडियो चल रही थी सोशल मीडिया पे,
अब इंडियन एम्बेसी का जो हिंदू है उसको खाने काबा के अंदर लेके गए। ये हमारे मुसलमान पे लानत दी गई है हिंदुओं की तरफ से और उस सऊदी हुकूमत की तरफ से जो उधर कायम है। ये मुसलमानों ने इस पे आवाज़ क्यों नहीं उठाई? मुझे तो अभी तक कोई नज़र नहीं आया कि बस सोशल मीडिया पे वीडियो चल रही है, किसी ने इस पर अभी तक बात नहीं करी कि हिंदू को खाने काबा के अंदर लेके कैसे चले गए। ये हमारा, जब हमारा इस्लाम ऐसा करेगा तो फिर हमारा निज़ाम भी ऐसे ही होगा। कराची एयरपोर्ट पे एक वाक़या हुआ, वो बच्ची बेचारी छोटी बच्ची आती है अपने वालिद से मिलने के लिए, किस तरह वो पुलिस वाला या वो एयरपोर्ट का एहलकार किस तरह उसको घसीट के फेंकता है। तो ये हमारा निज़ाम है, हम लोग दलील होते रहेंगे, ये अशराफिया अय्याशियाँ करते रहेगा, हमारे नाम पे दुनिया भर से अय्याशी के लिए पैसे आते रहेंगे और टैक्स हम पे लगेगा, बिजली इनको फ्री मिलेगी, चोरी हमारे से की जाएगी और भत्ते हमसे लिए जाएंगे, पेट्रोल इनको फ्री अशराफिया को और बिजली इनको फ्री, हर चीज़ इनको फ्री है, तनख्वाहें इनकी ज़्यादा हैं और नुकसान आवाम का है। और सबसे बड़ी बात है, बद किरदार वो लोग हैं जो हमारी आवाम के नाम पर इनको टैक्स दे, पाकिस्तान को जो है फंड दे रहे हैं और पाकिस्तानी आवाम से नहीं पूछ रहा है। इसका मतलब ये है कि सबकी मफाद एक दूसरे में मिली हुई है। पाकिस्तान को तोड़ने में भी उनका, जाहिर सी बात है वो पाकिस्तान को पैसा दे रहे हैं, उनको पता है याशी में पैसा खर्च हो रहा है, आवाम को नहीं मिल रहा है, तो उनके भी तो मफाद है इस मुल्क के साथ, और जो इस मुल्क के साथ दुश्मनी कर रहे हैं वो सब शामिल है। बात से तो बहुत सारी है, किस किस की है, आर्मी के खिलाफ बात करना, क्योंकि एक, हाँ इस पर बात याद आई मुझे, वो जो भावल नगर का तानिया हुआ है और उस पर इंडिया मीडिया जो है बहुत वावेला कर रहा है कि आर्मी ने पुलिस को मारा, आर्मी नहीं करा। भाई हमारे मुल्क की आर्मी है, हमारी मुल्क की पुलिस, हमारा मामला है, तुम लोग होते कौन हो? तुम लोगों का कोई राइट ही नहीं बनता कि तुम लोग पाकिस्तान के मामले में बोलो। ये जो भारतीय मीडिया बिला वजह का शोर करता है, और उसने एक रिपोर्ट शाया करी कि कराची में जो है 4 लाख फ़कीर आए और भीख मांगने वाले आए, वही भीख मांगने वाले और वही चोर, वही डकैतियाँ कर रहे हैं, वही कत्ल कर रहे हैं। तो ये बात भारतीय मीडिया ने दिखाई, तो उससे पहले तो सोशल मीडिया में सब बातें कर ही रहे। मेरी वीडियो में मौजूद है, बहुत सारे लोगों की वीडियो मौजूद है इस मामले में, तो ये कोई बातें बताने की नहीं है। लेकिन भारत तो हमारे मामले में बोलने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे पास भी बहुत सारी ऐसी बातें कि अब अगर भारत के सारे निज़ाम का बताएं, अगर भारत इस वक्त अच्छा काम कर रहा है तो उसकी बुराइयाँ इतनी बड़ी बड़ी हैं कि अगर हम बताएं तो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी करने वाला, इसके पीछे जितने भी TTP CTP जितने भी हैं ये, या हमारे जितने भी इदारों में बैठे हुए दुश्मन हैं, उनको फंडिंग कहाँ से आती है? भारत से। और यहाँ से जो पैसा स्मगलिंग होकर जाता है बाहर मुल्क, वो भी भारत के थ्रू जाता है। दुश्मन वहाँ भी पाकिस्तान का मौजूद है और पाकिस्तान के दुश्मन यहाँ भी मौजूद है, दोनों मिलकर जो है पाकिस्तान को बर्बाद कर रहे हैं। निज़ाम चलाने वाले कभी भी ठीक नहीं करेंगे जब तक आवाम ठीक नहीं होगी। आवाम ने जब तक अपने हकूक़ के लिए नहीं निकलना तब तक कुछ भी नहीं होगा। इसकी मिसाल है, इमरान खान के लिए लोग निकले, सबकी हवा ख़राब हो गई, तो कराची वालों को भी अपने हक़ के लिए निकलना पड़ेगा, नहीं तो आने वाली नस्लों को सिवाय गुलामी के कुछ भी नहीं मिलेगा। आपकी नस्लें गुलामी है, गुलामी करती रहेंगी, और जो इस वक्त अच्छे से अच्छे घर का बच्चा जो मंशात में पड़ गया वो इसी तरह बर्बाद होता रहेगा। आप सब दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क के दुश्मनों को, ख़ासकर जो कराची के दुश्मन हैं, उनकी नस्लों को तबाह बर्बाद करे, चाहे वो सियासी हों, वो किसी इदारे के हों, सिक्योरिटी इदारे के हों, हमारे मुआफ़िज़ के नाम पर हों। अल्लाह ताला उन सब की नस्लों को ऐसा तबाह बर्बाद करे कि दुनिया में उनकी मिसाल हो कि भाई ऐसी बर्बादी होती है। अल्लाह ताला हमारे मुल्क की हिफाजत करे। पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़। KP पुलिस जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद।